तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में कथावाचक को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देना सही है? और यह सही इसलिए भी ठहराया गया वहां के जो एसपी से कि उनका यह कहना था कि 28 लोग नौकरी छोड़ चुके थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो आए थे, इसीलिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। दूसरा सवाल, क्या डीजीपी की ओर से पूछे गए स्पष्टीकरण पर बहराइच एसपी का जवाब पर्याप्त है? क्योंकि यह जवाब उनकी तरफ से दिया गया, माना जाता है कि वो उन कथावाचक के शिष्य भी है। तीसरा सवाल, क्या पर्यावरण के नजरिए से मुसलमानों को नदी पूजा या योग प्राणायाम सूर्य नमस्कार की सलाह देना यह गलत है या सही है? इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। पहला सवाल, गुरुप्रकाश पासवान, आप ही से शुरू करेंगे। मैंने संविधान की तीन चीजें सामने रखी, प्रस्तावना की बात रखी, अनुच्छेद 15 की बात रखी और 25 से 28 जो संविधान के अनुच्छेद है उसकी भी बात रखी। जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में दो हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? यहीं से दरअसल शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, उसमें कोई नहीं गौरव जी, इसमें कोई साहिल जी, क्षमा चाहता हूं साहिल जी, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है, कोई संशय थोड़ी ना है। संविधान सर्वोपरि था, संविधान सर्वोपरि है और संविधान सर्वोपरि रहेगा। लेकिन जब आपने संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने की बात कही तो मुझे एक वाकया याद आ गया। 2007 में संविधान के जो संरक्षक थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है, कहा था माइनॉरिटीज का है और माइनॉरिटीज में मुसलमान माइनॉरिटीज का है। तो मुझे लगता है तब भी उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। दूसरी बात, जो भी आपने कहा कि भाई ये सलामी दी गई है, और बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने पूरे पृष्ठभूमि को सामने रखा है। आज की तारीख में साहिल जी, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है। हम जिस तनाव में जी रहे हैं, जिस स्क्रूटनी के एज में जी रहे हैं, जो डिजिटल इंटरफेस में हम जी रहे हैं, तो हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से स्थिर होना बहुत जरूरी है। और पुलिस में विशेष तौर पे जो हमारे जवान काम करते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अगर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने ऐसा उचित समझा तो ऐसा किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके या धर्म से जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो आपने यहाँ पे दत्तात्रेय, नहीं देखिए, जो मनोबल बढ़ाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कथावाचक को बुलाया गया, उस पर किसी को आक्षेप नहीं है। गुरुप्रकाश जी, एक मैं आपको बीच में टोक रहा हूं तो, लेकिन आपके आगे की बात भी आप कह सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा सिंपल और साफ है। जो तीन सवाल भी मैंने उठाए थे, मनोबल बढ़ाने के लिए आपने किसी कथावाचक को बुलाया, आप किसी सूफी संत को बुला सकते हैं, काजी को बुला सकते हैं, मौलाना को बुला सकते हैं, किसी पादरी को बुला सकते हैं या किसी रबाई को बुला सकते हैं। वो वहां के प्रशासन पर मैं छोड़ देता हूं, जो जिसका मनोबल बढ़ाएगा उसको आप बुला लीजिएगा। मामला गार्ड ऑफ ऑनर का लेकर आता है। आपको भी पता है कि वो एक विशिष्ट प्रोटोकॉल होता है, किसको गार्ड ऑफ ऑनर देना है, किसको नहीं देना है, यह भी उससे साफ लिखा हुआ है। क्या कहीं ना कहीं वो सीमा रेखा जो है उसका उल्लंघन हो गया है वहां पर? यह तो कम से कम आप मानेंगे ना? नहीं, आपके इस प्रश्न पे आता हूं। आपने मुझे परमिशन दिया है कि अपनी बात को मैं पूरा कर लूं। देखिए, ये एक लेख है फिरोज बख्त अहमद जी का, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। इसमें लिखा है योगा बियॉन्ड रिलीजन। एक लाइन बस मैं आपको और आपके दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। योगा इज नॉट एंटी इस्लाम। योगा इस्लाम के विरोध में नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट कैन एनहांस द प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी धर्म के उपासना में उस पद्धति को और मजबूत आप कर सकते हैं अगर आप योगा की प्रैक्टिस करते हैं। आज सऊदी में, दुबई में, यूएई में योग का प्रयास होता है। योग का अभ्यास बहुत बड़े स्केल पे होता है। इतनी सारी महिलाएं हैं वहां, मदीना मास्ते हैं, तानिया है, यास्मीन अल खोली है, नौरा शबीब है, जो आज एक बड़ा नाम योग के क्षेत्र में कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप प्रोग्रेसिव हैं या रिग्रेसिव हैं या फिर मुसलमान समाज को या इस्लाम को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन पूरे दुनिया भर में कम से कम जो प्रोग्रेसिव इस्लाम है वो योग को स्वीकार कर रहा है। और खास तौर पे, विशेष तौर पे जो हमारी बहनें हैं मुसलमान कौम की, वो योग को अपना रही है, योग को स्वीकार कर रही हैं। तो कौन से लोग योग के विरोध में हैं, यहां लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा है। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर का विषय किसका प्रेरोगेटिव है, किसको मिलना चाहिए था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि उस ट्रेनिंग कैंप में, और ट्रेनिंग कैंप का कारण क्या था, ट्रेनिंग कैंप की मंशा क्या थी, अभी हमने डिस्कशन किया। उस ट्रेनिंग कैंप में यदि वहां के जो कार्यकारी चीजों को देख रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको लगा कि यहां गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, तो दिया गया। ये औपचारिकता है, ये प्रोटोकॉल है, ये परंपरा है, ये संस्कृति है। इसको किसी भी रूप से पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखना। और आपने बिल्कुल कहा, पादरी को बुला सकते हैं आप, किसी मौलाना को बुला सकते हैं, किसी गार्ड ऑफ ऑनर कोई संस्कृति नहीं है। मैं चाहता हूं स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर प्रोटोकॉल है। लेकिन गुरुप्रकाश जी, गुरुप्रकाश जी, आपको भी पता है कि गार्ड ऑफ ऑनर ये प्रोटोकॉल है, कोई संस्कृति नहीं है।
ये प्रोटोकॉल है और उसके स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं कि किसको कितने बल के साथ में गार्ड ऑफ ऑनर देना, आपको भी पता है इसके बारे में। आप समझ लीजिए वहां पर अगर कोई काजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता, किसी पादरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता, तो क्या प्रतिक्रिया होती बताइए आप जरा मुझे। मैं वॉट अबाउटरी में नहीं जा रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली देखिए मुद्दा यहां पर यह है कि आप किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो उस पर आप कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं वो तो संस्कृति है करके। वही अगर दूसरा कोई धर्म का बंदा वहां पर खड़ा होगा, धर्म गुरु या कोई बंदा, तो उसको लेकर आप सवाल उठाएंगे। ये भी बात आपको मालूम है, ये होता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे पुलिस के जवानों पे पत्थरबाजी होती है तो हमारे विपक्ष के साथी उसको कह देते हैं ये तो आक्रोश का प्रकटीकरण है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग आक्रोशित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से स्टोन पेल्टिंग को भी जायज ठहराया गया था। और आज पुलिस के एक विषय पे इतनी रुचि ले रहे हैं। अगर मैं वॉट अबाउटरी करूं और देखूं कि भाई किन किन प्रदेश के सरकारों में गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर के सैफई महोत्सव में पुलिस का क्या दुरुपयोग होता रहा है, कैसे कैसे मंत्री थे जो पुलिस के जवान को अपने आप कुक के रूप में रखते थे, रसोइये के रूप में रखते थे, नहीं रख सकते तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पे एक विशेष परिस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है और एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है साहिल जी, बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है। मेंटल हेल्थ इज एन इशू, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता एक ऐसा गुरु प्रकाश जिससे हम और आप ये चर्चा इसलिए हो रही है समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जो नेता विपक्ष जिस पार्टी से आते हैं उस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद उस पर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए हम ये चर्चा कर भी रहे हैं। अमित जमई, आपने सुना गुरु प्रकाश पासवान को, आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? आपको लगता है कि फिर भी बहुत सारी चीजें जो नहीं दिख रही है वो आपको अगर कुछ बतानी है? देखिए, गुरु प्रकाश जी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और मैं इनका समर्थन करता हूं। गुरु प्रकाश जी हों या इनके सबसे बड़े नेता हों, भाई ये तो आसाराम बापू की पार्टी के लोग हैं ना। आसाराम बापू की पार्टी के मानने वालों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? और रही बात मेंटल हेल्थ की, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस का मेंटल हेल्थ ठीक ना होता तो कोडीन भाई से जुड़ा हुआ जितना भी नेटवर्क है, ईडी की रिपोर्ट में जो कुछ भी कनेक्शंस आए हैं, जो कुछ वहां की एसआईटी में जो साक्ष्य आए हैं, पूरा मुख्यमंत्री का कार्यालय कोडीन के स्मगलिंग में, मतलब लखनऊ में एक पूरा एक ऐसा इलाका है कि ड्रग कार्टेल बना हुआ है। तो पुलिस की मेंटल हेल्थ अगर ठीक होती तो आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोडीन भाई को बचाने के लिए, एक सजाती गुंडे को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी और उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ में लेके खड़े हो गए। नहीं तो पुलिस सीधे करती जैसे ब्राह्मणों को, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों का कोई एक नाम माफियाओं का आ जाता है तो जुड़े हुए जितने भी संपर्क होते हैं उस पर बुलडोजर चलाना, सबको कहा जाता है कि ये अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसको डेमोलिशन करना। लेकिन मुख्यमंत्री जी को, हमारे अजय सिंह बिष्ट जी को आज ब्राह्मण भी ले आए, चाबी गायब हो गया है, चाबी गायब हो गया है। तो मेंटल हेल्थ यूपी पुलिस की अगर ठीक होती तो जो उनको काम करना था वो उस पर एक्शन लेते। मानिक अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है जो बात उन्होंने कही है। लेकिन जो आसाराम बापू की पार्टी है साहिल भाई, आपने भी कैसी चर्चा शुरू कर दी। आसाराम बापू से प्रेरणा लेकर भारत निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? हमारा ये कहना, समाजवादी पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड है, राज्य क्यों, चाहे सेंटर हो या उत्तर प्रदेश हो, विपक्ष की पार्टी हो, पक्ष की पार्टी हो, किसी भी रिलीजियस नेता को गार्ड ऑफ ऑनर या पब्लिक लाइफ में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। गार्ड ऑफ ऑनर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप भी मानते हैं, अमित जी, आप भी मानते हैं कि संविधान धर्म से बड़ा है? आप भी मानते हैं कि धर्म संविधान से बड़ा है? हमारा ये मानना है कि धर्म इंसान और भगवान के बीच का मामला है और संविधान भारत का संविधान है जिससे पूरा देश चलेगा। सरकारें चलेंगी, गुरु प्रकाश चलेंगे, मैं चलूंगा, आप चलेंगे, आशुतोष जी चलेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे भारत के संविधान को देखिए, चर्चा जैसे आगे बढ़ रही है, गुरु प्रकाश की मोबाइल पर एक के बाद एक तस्वीरें भी आ रही है। क्या तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जरा बताइए, उस पर भी प्रतिक्रिया ले लेंगे फटाफट। नहीं, दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह जी हैं, ये आसाराम बापू का नाम ले रहे थे, तो दिग्विजय सिंह जी आसाराम बापू का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संबंध आजकल कैसे हैं। अखिलेश वखिलेश बोला गया था, छोटी पार्टी बोली गई थी, तमाम आप शब्दों का उपयोग किया गया था। लेकिन आजकल आप जिन
पार्टी के गोद में बैठ करके आप आजकल आप जिन पार्टी के गोद में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह जी, जिनके बहुत अच्छे विचार है आपकी पार्टी को लेकर के। वो भी आसाराम बापू से मिल रहे थे। तो मुझे लगता है जब आसाराम बापू की बात करते तो आप सैफई की बात भी करिए, आप इमरान मसूद की बात भी करिए, संविधान की बात करते तो आप ये भी बताइए कि आजम खान साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया कहा था। संविधान की बात करते, दलितों की बात करते तो यही बताइए कि दलितों को आरक्षण ना मिले इसके लिए प्रयास आपने किया था, मायावती को आपने रोका था, दलितों को अपमानित आपने किया है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, समाजवादी पार्टी से 3 दलित नेताओं के नाम बताओ, नहीं बता पाओगे आप। समाजवादी पार्टी के 3 दलित नेताओं के नाम बताओ, नहीं बता पाओगे आप। यही दुख है आपका। पीडीए करते हो लेकिन एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हो आप। पीडीए करते हो, 3 दलित नेता का नाम बताइए, 3 दलित नेता का नाम बताइए, मैं मान जाऊंगा आपको। मैं चुनौती देता हूं आपको, साहिल जी से पूछिए, समाजवादी पार्टी के 3 दलित नेता के नाम बताएं, समाजवादी पार्टी के 3 दलित नेता का नाम बताइए। अमित जी, मैं शांत बैठा हूं, मैं शांत बैठा हूं, अरे बताइए ना, समाजवादी पार्टी के 3 दलित नेता के नाम बताइए। नहीं बोल पा रहे हैं, चले मुद्दा नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि दलित नेता ये नहीं है समाजवादी पार्टी में। 3 दलित नेता का नाम नहीं बता पा रहे और कहते हैं दलितों की बात करते हैं आप। इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है।